आगे फिलिस्तीन का नारा और पीछे फिलिस्तीनियों के हथियारों की मदद। जी हाँ, ये सच्चाई है संयुक्त अरब अमीरात की। जब से इसराइल और हमास के बीच गजा में जंग शुरू हुई है, तब से जहां मुस्लिम दुनिया इसराइल के खिलाफ नारा बुलंद किए हुए है, वहीं दूसरी ओर यूएई पर्दे के पीछे लगातार इसराइल का साथ दे रहा है। इसका खुलासा किया है अमीराती लीक्स ने। इस संस्था ने संयुक्त अरब अमीरात के अत्यंत गोपनीय सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए। इन दस्तावेजों ने न केवल गजा में यूएई की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सूडान के गृह युद्ध में इसराइल और यूएई के बीच गहरे रक्षा संबंधों की भी पोल खोल दी है। लीक दस्तावेजों के अनुसार जब पूरी दुनिया गजा में मानवीय संकट पर चिंता जता रही थी, तब यूएई की जॉइंट ऑपरेशंस कमांड इसराइल को सीधी सैन्य सहायता देने की रूपरेखा तैयार कर रही थी। लीक रिपोर्ट का दावा है कि यूएई ने अपने बेड़े से 27 आधुनिक टैंक और प्रतिबंधित फास्फोरस मिसाइलों का भंडार इसराइल को भेजने की योजना बनाई थी। यूएई ने लाल सागर क्षेत्र में स्थित अपने सैन्य ठिकानों यमन में अल-मोखा और इरिट्रिया में असाब को इसराइली रसद के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था। दोनों देशों के बीच एक साझा सूचना केंद्र यानी इंटेलिजेंस सेंटर बनाने की बात सामने आई है, ताकि हमास के खिलाफ रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा की जा सके। इन दस्तावेजों में इसराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात की मिलिट्री की पहले कभी न देखी गई सीधी भागीदारी का खुलासा हुआ है। ये पत्र अक्टूबर 2023 का है, जिसे यूएई रेड क्रिसेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हमदान बिन जायद अल नाहियान ने लिखा था और ये यूएई आर्म्ड फोर्सेस की जॉइंट ऑपरेशंस कमांड को संबोधित था। लीक दस्तावेजों में ये खुलासा हुआ है कि जहां एक ओर यूएई इसराइल का समर्थन कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कुवैत ने फिलिस्तीन में चरमपंथी समूहों को जबरदस्त वित्तीय सहायता दी, जो उनकी जांच के अनुसार कुवैत और यूएई के बीच हुए संबंधों का साफ उल्लंघन था। यूएई ने आतंकवाद विरोधी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस में करीबी एकजुटता और इंटीग्रेटेड सहयोग पर जोर दिया। साथ ही ये भी कंफर्म किया कि इसराइल को $1 अरब के इंटेलिजेंस उपकरण और डिवाइस दिए जाएंगे। दूसरी ओर सूडान को लेकर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। यूएई और इसराइल का ये गठबंधन केवल गजा तक सीमित नहीं है, बल्कि सूडान के गृह युद्ध में भी सक्रिय है। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स और उसके नेता जनरल हेमेती को दोनों देशों का साझा समर्थन मिल रहा है। सूडान का उपयोग वर्षों से हमास तक ईरानी हथियारों की तस्करी के लिए होता रहा है। आरएसएफ की जीत से ये सप्लाई लाइन हमेशा के लिए कट सकती है, यानी ईरान की एक और नस दब जाएगी। सूडान के तटों पर पकड़ बनाने से इसराइल को हूथी विद्रोहियों के खिलाफ एक रणनीतिक मजबूती मिलती है। सूडान में आरएसएफ के प्रमुख जनरल हेमेती ने संकेत दिए हैं कि वे सत्ता में आने पर इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करेंगे, जो इसराइल के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब यूएई सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थन और युद्ध विराम की वकालत कर रहा है। आलोचकों का कहना है कि यूएई एक दोहरी नीति पर चल रहा है, दुनिया के सामने शांति दूत की छवि और पर्दे के पीछे इसराइल का सैन्य साझेदार। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये दस्तावेज पूरी तरह से प्रमाणिक हैं, तो इससे यूएई के रिश्ते सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से बिगड़ सकते हैं, जो क्षेत्र में शांति के लिए अलग दृष्टिकोण रखते हैं। गाजा में विनाशकारी युद्ध ने हमास के शीर्ष नेतृत्व को लगभग ध्वस्त कर दिया है। इजरायली हमलों में संगठन के 2 सर्वोच्च नेताओं के मारे जाने के बाद अब हमास इतिहास के सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में संगठन आंतरिक चुनाव के जरिए खुद को दोबारा खड़ा करने की तैयारी में लगा हुआ है। एएफपी से बात करते हुए हमास से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने पुष्टि की है कि चुनाव की प्रक्रिया लगभग तैयार है और जैसे ही जमीनी हालात अनुमति देंगे, मतदान कराया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक यह प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है। हालांकि युद्ध की अनिश्चितता हर कदम पर खतरा बनी हुई है। अक्टूबर 2023 में जंग शुरू होने के बाद इजराइल ने हमास के शीर्ष नेतृत्व पर सटीक और घातक प्रहार किए। जुलाई 2024 में तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या और फिर अक्टूबर में राफा में याह्या सिनवार का मारा जाना इस बात का संकेत था कि इजराइल की रणनीति नेतृत्व को सिरविहीन करने की है। इसी खतरे के चलते हमास ने किसी एक व्यक्ति को नेतृत्व सौंपने से परहेज किया और कतर में 5 सदस्यीय अंतरिम नेतृत्व समिति बनाई। पिछले 15 दिनों में यही समिति हमास के सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक फैसले ले रही है ताकि जिम्मेदारी बटी रहे और इजरायली हमलों से संगठन को रणनीतिक झटका न लगे।
अब हमास 50 सदस्यों वाली नई शुरा काउंसिल बनाने की योजना में है, जो गाजा, वेस्ट बैंक और विदेश में मौजूद इकाइयों द्वारा चुनी जाएगी। यहाँ तक कि इजरायली जेलों में बंद हमास कैदी भी अप्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, जो युद्ध के बीच संगठन की जमीनी पकड़ और वैचारिक एकजुटता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के मुताबिक यह चुनाव सिर्फ नेतृत्व चयन नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि हमास आने वाले सालों में किस दिशा में जाएगा, संघर्ष या फिर रणनीतिक कूटनीति के जरिए अपनी मौजूदगी को बचाने की कोशिश करेगा। हमास के अगले नेता को लेकर अंदर खाने की जंग अब खुलकर सामने आ रही है। संगठन के चीफ पद के लिए 2 नाम सबसे आगे हैं, खालिद मशाल और खलील अल हैया। यह मुकाबला सिर्फ 2 व्यक्तियों का नहीं है, बल्कि 2 बिल्कुल अलग रणनीतियों और सोच का टकराव है। खालिद मशाल को हमास का अंतर्राष्ट्रीय चेहरा कहा जाता है। सालों से संगठन की विदेश नीति की धुरी रहे कतर के दोहा में रहने वाले मशाल इजराइल के साथ अप्रत्यक्ष वार्ताओं में हमास की आवाज बन चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है वैश्विक कूटनीति की समझ और अरब के साथ साथ पश्चिमी देशों तक पहुंच। 1997 में जॉर्डन में मोसाद के जहर हमले से बचना मशाल को एक जीवित प्रतीक बना गया। यह घटना सिर्फ एक हत्या की कोशिश नहीं थी, बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति में इजराइल, जॉर्डन और अमेरिका के बीच शक्ति संतुलन की परीक्षा भी थी। उस दिन इजराइल को अपने दुश्मन को बचाने पर मजबूर होना पड़ा और मशाल जिंदा शहीद के रूप में उभरे। इसके उलट है खलील अल हैया। जी हाँ, खलील अल हैया हमास की सख्त जमीनी और सैन्य सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे किसी भी कीमत पर इजराइल से समझौते के विरोधी रहे हैं और मानते हैं कि फिलिस्तीनी संघर्ष का समाधान केवल ताकत के जरिए ही संभव है। युद्ध विराम वार्ताओं, कैदी अदला बदली और मध्यस्थ देशों से बातचीत में अल हैया हमास के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल रहे हैं। इन्हें ईरान, तुर्की, मिस्र और कतर जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों का समर्थन हासिल है। साथ ही साथ हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड और शूरा काउंसिल का भरोसा भी उनके पक्ष में माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर मशाल चुने जाते हैं तो हमास कूटनीतिक लचीलापन दिखा सकता है। वहीं अगर अल हैया संगठन की कमान संभालते हैं तो मध्य पूर्व में संघर्ष की लपटें और तेज हो सकती हैं।